हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सहज आईएएस। सहज आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम रणधीर भारद्वाज है और आप मेरे साथ बिहार टारगेट बैच अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने टारगेट किया है कि अब की बार जो आने वाली या अपकमिंग जो बिहार की एग्जाम्स हैं, जैसे उसमें एक हो गया हमारा बीपीएससी। ठीक है, तो बीपीएससी प्रिलिमिनरी में हमारा टारगेट होगा कि हम 110 क्वेश्चन अपने चैनल से प्रोवाइड करें आउट ऑफ 150। ठीक है, इसके बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस 110 क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। मैं औरों की तरह नहीं कहूंगा कि 150 क्वेश्चन तो 140 130 ऐसा कुछ नहीं है। मैं 40 उन क्वेश्चनों को इग्नोर करके चलता हूँ जिनका कोई हाथ पैर नहीं होता और जहां तक हम सोच नहीं सकते। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब की बार अध्यक्ष जी ने जो कहा है, क्या कहा है उन्होंने उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अब की बार हम बिहार बीपीएससी में जो सिविल सर्विस वाली एग्जाम होने वाली है उसमें अपनाएंगे। देखो, ऐसे बिहार का कट ऑफ कितना जाता है, ऐसे बिहार का कट ऑफ लगभग 90 के अप्रॉक्स रहता है जनरल का। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अगर लागू हो जाती है तो आप यूं मान कर चले कि आपको 5 से 10 नंबर एक्स्ट्रा गेन करना ही पड़ेगा। तो 100 के आसपास अगर आप रहेंगे तो आपका रिजल्ट जरूर होगा। लेकिन हम अपने चैनल से आपको 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देंगे। ठीक है, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे लेक्चर को आप कैसे टैकल करते हैं, यानी आप देखते हैं नहीं देखते हैं। अगर नहीं देखेंगे तो आपका तो भगवान मालिक है। वैसे आप अगर कहीं और से कर रहे हैं देन बेस्ट ऑफ लक। लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो जो भी लेक्चर आ रही है, ठीक है, उसको आप देखते जाएं और उसको याद करते जाएं। क्यों? क्योंकि समय इतना नहीं है जितना आप सोच रहे हैं और समय इतना भी कम नहीं है जितना आपके दिमाग को टेंशन दे सके कि भाई मेरा नहीं होगा। अभी इतना समय जरूर है कि आप अगर मेरे साथ जुड़े रहते हैं और डेली जितने लेक्चर अपलोड हो रहे हैं उन लेक्चरों को ठीक से देखते हैं तो रिजल्ट आपका नहीं रुकेगा। अगर आपने हमारे प्रीवियस ईयर आई एम सॉरी जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं हमारे, जो 4 अपलोड हो चुके हैं, जिसमें बिहार का बजट है, सर्वे है, बिहार का खनिज संसाधन है और बिहार की ऊर्जा है, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखें। क्यों? क्योंकि उससे 7 से 8 क्वेश्चन आपका उसी में है। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आता हो तो आप शेयर जरूर करें और आपको पसंद ना आता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और पसंद आता है फिर भी कमेंट करके आप जरूर बताएं। ठीक है, शेयर करने में आपका 2 से 4 सेकंड जाएगा। ठीक है, ताकि मैं अगली वीडियो जब बनाऊं तब मेरे को भी फील आए देख कर। ठीक है, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम रह जाती है वीडियो में तो आप जरूर कमेंट करें। क्यों? क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ आपकी तरह। ठीक है, तो आप मेरे को भगवान ना समझे कि मेरे से गलती हो नहीं सकती, लेकिन डेटा और कंटेंट से रिलेटेड कमी आपको नहीं दिखेगी, यह मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज बिहार की राज्य व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था शुरू करने से पहले अभी हम लोग पहले देखेंगे बिहार राज्य, फिर देखेंगे उसकी व्यवस्था। तो बिहार राज्य के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। देखो, 1900 आई एम सॉरी 12वीं शताब्दी के टाइम में क्या होता है कि बिहार वाले क्षेत्र में बौद्ध भिक्षुओं की अधिकता के कारण एवं या उनके निवास स्थान के कारण, जिनको जो अपने निवास स्थान को विहार कहते थे, यानी बौद्ध विहार कहते थे, इस वजह से उस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि उस क्षेत्र में बौद्ध भिक्षु अधिक मात्रा में रहते थे, अधिक संख्या में रहते थे। ठीक है, और उनके निवास स्थान को क्या कहते हैं? विहार कहते हैं, और उसी विहार के नाम पे बिहार का वर्तमान नाम बिहार है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हम देखेंगे 1893 का टाइम। देखो, बिहार का हम नामकरण देख लिए, हम लोग देखेंगे 1893 का टाइम। देखो, 1893 में क्या होता है, पहली बार किसी भारतीय ने या किसी बिहारी ने पृथक बिहार की मांग की। ठीक है, जो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, और इनका सपोर्ट कौन किया था? इनका सपोर्ट भाई किया था महेश नारायण ने। ठीक है, तो 1893 में सच्चिदानंद सिन्हा ने पहली बार पृथक बिहार की मांग की और इनका सपोर्ट महेश नारायण ने किया। उसके बाद आता है दिल्ली दरबार का समय, 12 दिसंबर 1911 का समय।
12 दिसंबर 1911 को क्या होता है कि दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और इस टाइम गवर्नर जनरल रहते हैं लॉर्ड हार्डिंग और इस दिल्ली दरबार का चीफ गेस्ट होता है, यानी आगमन किसका होता है, जॉर्ज पंचम का। इसी दिल्ली दरबार में बिहार यानी या बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की जाती है। ठीक है, अब देखो जॉर्ज पंचम का आगमन होता है और गवर्नर जनरल इसमें हार्डिंग होते हैं और पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की जाती है। ठीक है, उसके बाद का टाइम है 22 मार्च 1912। देखो 22 मार्च 1912 को क्या होता है कि पृथक बिहार की के लिए एक अधिसूचना पास की जाती है, यानी 22 मार्च को पृथक बिहार प्रांत बनाने की या उसके गठन की एक अधिसूचना पास की जाती है या अधिसूचना जारी की जाती है। इसी 22 तो यह 22 मार्च को हुआ, इसी वजह से हम 22 मार्च को बिहार दिवस या बिहार स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद जब अधिसूचना पास हो जाती है तो उसके लगभग 8-9 दिन बाद यानी 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य का गठन होता है। तो बिहार राज्य का गठन कब होता है, 1 अप्रैल 1912 को। अधिसूचना जारी कब होती है, 22 मार्च 1912 को। और दिल्ली दरबार के आयोजन में बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की जाती है और बिहार प्रांत पृथक बिहार प्रांत की मांग सबसे पहले सर सच्चिदानंद सिन्हा जी करते हैं। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा। फिर आता है टाइम 1 अप्रैल 1936 का। 1 अप्रैल 1936 को पहली बार बिहार प्रांत टूटकर, यानी दूसरी बार तो झारखंड अलग हुआ, तो पहली बार बिहार प्रांत से उड़ीसा अलग होता है और उसके तुरंत बाद जब उड़ीसा अलग हो जाता है तो पृथक बिहार का विधानसभा चुनाव हमारे सामने आता है 1937 में। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग होता है और 1937 को के शुरुआती महीनों में यानी फरवरी के टाइम विधानसभा का चुनाव होता है। अब ये चुनाव हम आगे देखेंगे जब विधानसभा पढ़ रहे होंगे। तत्काल में अभी हम राज्य का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख रहे हैं। देखिए 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अलग होता है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा बिहार के बारे में देखते हैं। ठीक है, जैसे स्थापना दिवस हमने आपको बताया 22 मार्च को मनाते हैं या बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। राजकीय चिन्ह हमारा बोधि वृक्ष है। राजकीय भाषा हमारी कौन है, दो राजकीय भाषा हैं, पहली राजकीय भाषा हिंदी है और दूसरी राजकीय भाषा हमारी उर्दू है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद राजकीय वृक्ष हमारा जो है वह पीपल है, ये भी आप याद रखेंगे। राजकीय पुष्प हमारा गेंदा है। राजकीय पशु बैल है। राजकीय पक्षी गौरैया है जो 2013 से पहले रिच हुआ करता था। राजकीय मछली हमारा मांगुर है, मांगुर मछली देख रहे हो। उसके बाद आप देखेंगे राजकीय गीत क्या है, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। इसके गीतकार कौन है, सत्यनारायण जी हैं और संगीतकार जो है हरि प्रसाद और शिव कुमार, दो लोग हैं इसके संगीतकार। आई एम सॉरी, एक मिनट रुको। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे इसके संगीतकार कौन है, संगीतकार है हरि प्रसाद और शिव कुमार। हरि प्रसाद और शिव कुमार है और गीतकार कौन है, सत्यनारायण जी। और इसको मान्यता कब मिली, 2012 में। प्रार्थना गीत हमारा क्या है, देखो प्रार्थना गीत हमारा है मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। इसको भी मान्यता कब मिली, तो इसको भी मान्यता मिली 2012 में। ठीक है, थोड़ा सा और बैकग्राउंड देखते हैं। देखो 20 जनवरी 1913 यह वह समय था जब पटना कॉलेज में विधान परिषद का पहला सम्मेलन होता है। विधान परिषद का पहला सम्मेलन कहाँ होता है, पटना कॉलेज में। कब होता है, 20 जनवरी 1913 को। इसी वजह से हम विधान परिषद का शताब्दी वर्ष 2013 मनाए थे। ठीक है, तो विधान परिषद का शताब्दी वर्ष कौन सा था, 2013। क्यों, क्योंकि पहली बार विधान परिषद का सम्मेलन यहीं पे मतलब इसी दिन को किया गया था। कहाँ किया गया था, पटना कॉलेज में। अब आता है एक्ट ऑफ 1919, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं 1919 के अधिनियम को। देखो इस अधिनियम में सबसे खास बात यह है कि इसमें प्रांतों को द्वैध शासन यानी प्रांतों में द्वैध शासन शुरू की गई थी। इसके तहत क्या होता है, बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। इससे पहले बिहार जो था ना अर्ध राज्य था और यहाँ पे राज्यपाल थे।
ठीक है। तो इससे पहले क्या था, बिहार अर्ध राज्य था और यहाँ पे उपराज्यपाल हुआ करते थे। और इसमें बिहार को, यानी इस अधिनियम के द्वारा बिहार को क्या मिलता है, 20 दिसंबर के आसपास, 20 दिसंबर 1920 का टाइम होता है। और 1920 20 दिसंबर को क्या होता है, सॉरी 29 दिसंबर यहाँ पे टाइम है जो आप देखेंगे, 29 दिसंबर 1920 को यह अधिनियम बिहार में लागू होता है। माननीय चमस्फोट अधिनियम 1920 में बिहार में लागू होता है। और इसके तहत क्या होता है, बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है। तो पूर्ण राज्य का दर्जा बिहार को कब मिला, तो दिसंबर 1920 में, ठीक है। और किस अधिनियम के तहत, तो माननीय चमस्फोट अधिनियम 1919 के द्वारा मिला। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद है एक्ट ऑफ 1935। देखो 1935 का भारत सरकार अधिनियम, बिहार एक स्वतंत्र प्रांत इसमें बन गया। देखिए बिहार यानी एक स्वतंत्र प्रांत बना, क्यों बना, क्योंकि इसी अधिनियम के तहत क्या होता है, उड़ीसा 1936 में 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा पृथक हो जाता है और बिहार को पूर्ण प्रांतीय स्वतंत्रता मिल जाती है इस अधिनियम के तहत। उसके बाद देखेंगे 1948 का समय। देखो 1948 में क्या होता है कि उड़ीसा का जो खड़सावा और सरायकेला जो जगह है वह बिहार में मिला दिया जाता है 1948 में। तो सरायकेला और खड़सावा दोनों बिहार का हिस्सा कब बना, या 1948 में बना। वर्तमान में ये दोनों जगह झारखंड के कब्जे में है, यानी कब्जे इन द सेंस झारखंड के क्षेत्र में है। ठीक है। 1950, देखो 1950 आप सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। और इस हमारे संविधान में एक भाग 7 है। भाग 7 में आर्टिकल 238 एक ही आर्टिकल था। और यह आर्टिकल 238 क्या कहता था, राज्यों का वर्गीकरण। तो राज्यों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। बिहार जो था वह ग्रुप ए का मेंबर था। ग्रुप डी में सिर्फ एक यूटी था, वो कौन था, अंडमान निकोबार। ठीक है। लेकिन इसके बाद हम जब देखेंगे कि यानी 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग जब गठित हुआ तो बिहार राज्य का भी पुनर्गठन हुआ। ठीक है। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने क्या किया कि इसकी समाप्ति का, हाँ, इसकी समाप्ति की सिफारिश की कि भाई ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है ना, क्यों, क्योंकि इसमें देखो पारदर्शिता नहीं थी। इसमें क्या होता था, स्वायत्तता किसी को ज्यादा किसी को कम। जैसे ग्रुप ए के लोगों को बाकी 3 ग्रुप के लोगों से ज्यादा स्वायत्त रखा जाता था। ठीक है। ग्रुप बी के लोग सी से ज्यादा स्वायत्त थे, ग्रुप सी के लोग ग्रुप डी से ज्यादा स्वायत्त थे। तो इस प्रकार से राज्यों के बीच मतभेद की स्थिति खड़ी हो गई थी। और राज्य पुनर्गठन आयोग जब गठित होता है उसके बाद भारत को 14 राज्य और 6 संघ शासित क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। तो आप इन चीजों को याद रखेंगे। ठीक है। तो यही बात है इसमें लिखा हुआ। और आप इसमें जरूर याद रखेंगे कि बिहार ग्रुप ए का राज्य था। ठीक है। ये भी मैंने बता दिया आपको, 1 नवंबर 1956 को ये सब होता है। इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत ही क्या होता है कि 3166 स्क्वायर मील का क्षेत्र जो सिंहभूम और मानभूम है, ये 2 क्षेत्र जो सिंहभूम और मानभूम का क्षेत्र है, यह बंगाल में मिला दिया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से पृथक होता है, यानी 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होता है। और वर्तमान में जो बिहार की राजनीतिक स्वरूप देखने को मिलती है या 2000 ईस्वी के बाद से ही हमें मिलती है। ठीक है। तो इन चीजों को भी आप याद रखेंगे। ठीक है। अब जरा देख लेते हैं व्यवस्था। राज्य तो हमने देख लिया, अब हम लोग देखते हैं व्यवस्था। व्यवस्था में प्रशासनिक विभाजन। देखो बिहार में टोटल 9 प्रमंडल हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो बिहार में टोटल 9 प्रमंडल हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है, तो कौन है, पटना है, तिरहुत है और मुंगेर है, क्योंकि इन तीनों में 6 जिला है। और सबसे छोटा प्रमंडल भागलपुर है, जिसमें सिर्फ 2 जिला है, एक है भागलपुर और एक है बांका। ठीक है। तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट वाला प्रमंडल कौन सा है, ये 3 है, पटना, तिरहुत और मुंगेर। ठीक है। पटना, तिरहुत और मुंगेर। और सबसे कम डिस्ट्रिक्ट वाला जिला कौन सा है, भागलपुर है, जिसमें भागलपुर एक स्वयं है और एक बांका है। जिला की बात करेंगे ना भाई, तो जिला में बिहार में टोटल 38 जिला है। और 38वां जिला यानी सबसे लास्ट में बना हुआ जिला कौन सा है, तो वह है शेखपुरा, जो 1994 में क्या हुआ था, यानी जुलाई 1994 में क्या हुआ कि मुंगेर से अलग हुआ।
शेखपुरा आपको पता है कि पॉपुलेशन की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है, तो ये भी आप याद रखेंगे। दूसरी बात कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जिला वेस्ट चंपारण है और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में शिवहर है। वेस्ट चंपारण का जो अब यहाँ पे देख रहे हैं, वेस्ट चंपारण का जो टोटल एरिया है 5228 वर्ग किलोमीटर का है, वहीं शिवहर का जो एरिया है वह 443 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है, अब अनुमंडल की बात करेंगे। बिहार में टोटल 101 अनुमंडल है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद प्रखंड की बात करते हैं, तो देखो प्रखंड बिहार में टोटल 534 है। पंचायत की बात करेंगे तो पंचायत वर्तमान में 8471 है, बट एट प्रेजेंट ऑन गवर्नमेंट वेबसाइट आप देखेंगे कि 8053 ही टोटल पंचायत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितना है? 8471 अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट के वेबसाइट पे कितना है? 8053। तो हम इसको मान के इसी को चलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट अभी कह रहा है हमारे पास 8053 ही पंचायत है। गांव की बात करेंगे तो 2011 में हमारे पास 44,874 टोटल गांव था, जो 2023 में 45,103 हो गया है। तो इसको भी हम याद रखेंगे। वर्तमान में अगर पूछे कितना गांव है तो 45,103 गांव है। उसके बाद हम बात करते हैं नगर निगम की। देखो सबसे जो नगर निगम है ना, बिहार में टोटल 19 नगर निगम है। सबसे लास्ट का जो नगर निगम है, यानी जो 19वां नगर निगम है, वह सहरसा है, और पहला नगर निगम वह आरा है, जो 1865 के टाइम में ही बन गया था। 1862 या 65 के टाइम में बना था। मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, लेकिन आप याद रखना कि 1870 के दशक में ही ये बना था, यानी 60 से लेकर 65 के बीच में ही ये बना था। ठीक है, तो सबसे पहले कौन है? आरा है, और सबसे बाद वाला नगर निगम कौन है? सहरसा है। टोटल कितने हैं? 19 है। नगर परिषद की बात करेंगे तो टोटल 88 नगर परिषद है। 88 नगर परिषद है। नगर पंचायत 154 है। ठीक है, 154 है नगर पंचायत। पुलिस जिला की जब बात करेंगे ना भाई, बिहार में टोटल 40 पुलिस जिला है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। ठीक है, तो लेकिन अगर आप ऐसे गूगल करेंगे तो आपको 43 पुलिस जिला का नाम देखने को मिलेगा, लेकिन 43 में 38 तो ठीक है जो जिला है, ठीक है, 40 का मिलेगा आपको, लेकिन वो 3 का नहीं मिलेगा जो जिसका वो लोग दावा कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बिहार में अभी 40 पुलिस जिला है, तो 38 तो जिला का है, 2 है बगहा और नौगछिया। बगहा है वेस्ट चंपारण में, और नौगछिया है कहाँ पे? भागलपुर में। तो 40 पुलिस जिला है जो आपने देख लिया, जिसमें से बगहा और नौगछिया यानी 38 जिला के अलावा 2 और पुलिस जिला है, जो कौन है? बगहा और नौगछिया। बगहा है वेस्ट चंपारण, नौगछिया है भागलपुर। तो इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, 38 बगहा प्लस नौगछिया। बगहा है कहाँ? वेस्ट चंपारण, और ये कहाँ है? भागलपुर। विधानमंडल की बात करेंगे। देखो बिहार का जो विधानमंडल है ना भाई, बिहार का जो विधानमंडल है यह द्विसदनीय है। द्विसदनीय विधानमंडल है। ठीक है, तो इस बात का ना ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ये यहाँ के विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। ठीक है, देखेंगे वर्तमान में बिहार विधानसभा में 243 सीट है और विधान परिषद में 75 सीट है। 243 सीट में से बिहार विधानसभा के 243 सीट में से 40 सीट रिजर्व है। उस 40 सीट में से 38 सीट तो एसएससी के लिए रिजर्व है, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, और 2 सीट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व है। ये दोनों सीट जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व है, इसका नाम है कटोरिया और मनिहारी। कटोरिया और मनिहारी। कटोरिया पड़ता है बांका में, और मनिहारी पड़ता है कटिहार में। तो इस चीजों को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और विधान परिषदों की सीट है 75। आपको एक बात और बता दूं कि वर्तमान जो विधानसभा का जो सीट है और विधान परिषद का सीट है, यह 2000 के अकॉर्डिंग है, यानी वर्ष 2000 में इतना फिक्स किया गया। अभी तक बिहार विधानसभा और विधान परिषद दोनों का सीट 5 बार चेंज हो चुका है। यह 5वां बार, यानी 2000 ईस्वी में जब चेंज हुआ उसके बाद से इतना है। ठीक है, लोकसभा की बात करेंगे तो बिहार में टोटल 40 लोकसभा सीट है। 40 लोकसभा सीट में से ना भाई 6 सीट रिजर्व है। 40 लोकसभा सीट में से 6 सीट रिजर्व है, जिसमें है गोपालगंज, हाजीपुर, गया, समस्तीपुर, सासाराम और जमुई। यह 6 जिला का मतलब 6 लोकसभा सीट का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे राज्य का शासन। देखो राज्य का शासन पार्ट 6 में है संविधान के,
पार्ट 6 में है और आर्टिकल 152 से 237 तक है। ठीक है, हम थोड़ा सा देखते हैं राज्य व्यवस्था में। हम देखेंगे कि देखो भाई, सरकार के ना 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और शासन के भी 3 अंग होते हैं। कौन? केंद्र की शासन, राज्य की शासन और स्थानीय शासन। ठीक है, स्थानीय शासन को हम 2 भागों में बांटते हैं, पंचायती राज मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र का है, और नगरीय प्रशासन जो शहरी क्षेत्र का है। ठीक है, अब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इस सब के बारे में तो हम लोग ठीक से बात करेंगे इंडियन पॉलिटी में। अभी बिहार का परिप्रेक्ष्य से थोड़ा सा हिंट देख लेते हैं। विधायिका में देखो गवर्नर होते हैं, विधानसभा होता है, और जिस स्टेट में द्विसदनीय विधायिका है उसमें विधान परिषद भी होते हैं। कार्यपालिका में देखेंगे गवर्नर होते हैं, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं। ठीक है, और निचले स्तर के शासन में आप देखेंगे, यहाँ पे निचले स्तर के जो शासन में आप देखेंगे ना भाई, तो ये है पंचायती राज और नगरीय प्रशासन। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम गवर्नर। ठीक है, गवर्नर, गवर्नर का उल्लेख भाग 6 के 152 आर्टिकल से लेकर 162 आर्टिकल के बीच में गवर्नर का उल्लेख है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब है पहले गवर्नर। देखो भाई, पहले गवर्नर जेम्स शिफ्टन थे, जेम्स शिफ्टन थे, और 7वें गवर्नर जो थे सर हफडो थे। ठीक है, आजादी से पहले 7 गवर्नर नियुक्त हो चुके थे, जिसमें सबसे पहले गवर्नर थे कौन से? जेम्स शिफ्टन, और 7वें गवर्नर थे सर हफडो। सर हफडो आजादी तक बिहार के गवर्नर थे, लेकिन स्वतंत्र बिहार के पहले गवर्नर कौन होते हैं? जयराम दास दौलत राम। तो आपसे कोई पूछे स्वतंत्र बिहार के पहले गवर्नर कौन थे, तो जयराम दास, यहाँ पे देखिए दौलत राम। ठीक है, वर्तमान में गवर्नर की बात करें तो वर्तमान में बिहार के गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर जी हैं, जो बिहार के 41वें नंबर पे गवर्नर हैं। 30 गवर्नर तो ऐसे नियुक्त किया गया, लेकिन अगर जैसे कि गवर्नर के ना होने पे 11 एक्टिंग या एडिशनल गवर्नर भी नियुक्त किए गए। आपको एक चीज और मैं बता दूं कि देखिए, एक्टिंग या एडिशनल गवर्नर की जरूरत कब पड़ती है हमें? जब वास्तविक गवर्नर हमारे पास नहीं हो, तो इस पद पे या तो राष्ट्रपति किसी अदर स्टेट के गवर्नर का को यह कार्यभार सौंप सकते हैं, या उसी स्टेट के हाई कोर्ट के जज को गवर्नर के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, यानी कार्यकारी गवर्नर के रूप में। ठीक है, और ऐसा बिहार में 6 बार हो चुका है, तो आप ये चीज याद रखेंगे। अब आती है बात प्रेसिडेंट रूल की। बिहार में टोटल 8 बार प्रेसिडेंट रूल लगा है। पहली बार प्रेसिडेंट रूल जो है ना 1968 में लगा था। उसके बाद अंतिम बार जो प्रेसिडेंट रूल है वो 2005 में लगा था, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा 1937 के चुनाव के टाइम गवर्नर कौन थे, अगर आपसे पूछता है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहली बार विधानसभा का चुनाव 1937 में हुआ, और उस समय के गवर्नर कौन थे? एमजी हैलेट साहब थे। एमजी हैलेट थे। पहले विधानसभा के का जो चुनाव हुआ था 1937 में, उस समय बिहार के गवर्नर कौन थे? एमजी हैलेट थे। ठीक है, उसके बाद गवर्नर के बारे में थोड़ा और देखते हैं। देखो, 2 गवर्नर ऐसे थे ना जो 2 बार बिहार के गवर्नर बने हैं, उनका नाम क्या था? एक थे केसरीनाथ त्रिपाठी, दूसरे कौन थे? तो भाई दूसरे थे अखलाक उर रहमान किदवई। तो आप याद रखेंगे, एक किदवई, एक केसरीनाथ त्रिपाठी। तो 2 गवर्नर ऐसे थे जो 2 बार बिहार के गवर्नर बने। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 2 गवर्नर ऐसे भी थे जो प्रेसिडेंट बने हैं, जिसमें एक नाम है जाकिर हुसैन साहब का, जो बिहार के चौथे गवर्नर थे, चौथे नंबर के, और एक है रामनाथ कोविंद जी, जो बिहार के 36वें नंबर के गवर्नर थे, और ये दोनों राष्ट्रपति बने। जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, और जो ये हैं क्या कहते हैं रामनाथ कोविंद जी, यह 14वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही बात यहाँ लिखी हुई है कि अगर गवर्नर का पद रिक्त हो जाए तो हाई कोर्ट के गवर्नर, हाई कोर्ट के जज को गवर्नर के पोस्ट पे कार्यकारी गवर्नर के रूप में नियुक्त कर सकते हैं राष्ट्रपति जी, और ऐसा बिहार में 6 बार हो भी चुका है। ठीक है, तो इसके लिए नया कुछ नहीं है। उसके बाद देखेंगे विधानसभा। देखो आर्टिकल 170 में है विधानसभा का उल्लेख। होता क्या है, 7 फरवरी 1921 को पहली बैठक
विधानमंडल सभागार, जो वर्तमान बिहार का विधानमंडल सभागार है, उसमें विधानसभा का पहला बैठक कब होता है? 7 फरवरी 1921 को। यही वजह है कि हम 2021 में विधानसभा का शताब्दी वर्ष मनाए थे। ठीक है, अब 2013 में विधान परिषद का शताब्दी वर्ष मनाया गया है और 2021 में विधानसभा का शताब्दी वर्ष मनाया गया है। तो आप इन चीजों को याद रखेंगे। जब पहली बार चुनाव हुआ था विधानसभा में, तो टोटल 1937 में तो टोटल 152 सीट था इस विधानसभा का, और 30 सीट उस टाइम किस चीज का था? विधान परिषद का। तो टोटल 152 सीट था विधानसभा में। जब यह चुनाव हुआ तो इसमें 70 सीट तो अनरिजर्व था, जिसपे कोई भी चुनाव लड़ सकता था, और 82 सीट रिजर्व था, जिसमें से 15 था एससी के लिए, 7 था एसटी के लिए, उसके बाद 39 थे मुसलमानों के लिए, 4 महिलाओं के लिए, 2 एंग्लो इंडियन के लिए, 2 यूरोपियन के लिए, 13 विशिष्ट क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए, जैसे टीचर्स, वकील, इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन वगैरह लोगों के लिए ये 13 सीट था। तो आप याद रखेंगे कि विधानसभा का जो चुनाव 1937 में पहली बार हुआ, तो इसमें टोटल 152 सीट था। उस समय विधान परिषद में 30 सीट था, 70 सीट सामान्य रखा गया था और 82 सीट इसमें रिजर्व था। और इसमें कौन कितना किसके लिए था, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है 1937 के चुनाव में? देखो जी, 1937 के चुनाव में क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी को 98 सीट मिलती है और मुस्लिम लीग को टोटल 20 सीट मिलती है। तो फिर क्या करते हैं गवर्नर यानी एमजी हैलेट, क्या करते हैं कांग्रेस को निमंत्रण भेजते हैं कि भाई आइए और अपना सरकार बनाइए। ठीक है, कांग्रेस इसके लिए श्री कृष्ण सिंह को आगे लाती है और श्री कृष्ण सिंह से निवेदन करती है कि आप अपने नेतृत्व में सरकार चलाई। श्री कृष्ण सिंह आते हैं और तैयार हो जाते हैं सरकार बनाने के लिए, लेकिन इन्होंने एक शर्त रख दी एमजी हैलेट के सामने। इन्होंने कहा कि हैलेट साहब सुनो, आपको ना मेरे को राजनीतिक स्वायत्तता देनी पड़ेगी, ताकि राजनीति में जो भी कुछ होगा ना हम अपनी मर्जी से करेंगे, यानी हमारी सरकार अपनी मर्जी से करेगी, इसमें आपका हस्तक्षेप बहुत कम होना चाहिए। लेकिन तो इस बात को सुनते ही हैलेट का कान खड़ा हो गया और हैलेट सीधे मना कर दिया। तो उनके मना करते ही श्री कृष्ण सिंह सरकार बनाने से इनकार कर देते हैं और कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है। तो हैलेट तो मजबूर था। हैलेट क्या करता है, कार्यकारी सीएम की खोज में लग जाता है और मोहम्मद यूनुस मिलते हैं इंडिपेंडेंट पार्टी के, यानी इंडिपेंडेंट पार्टी का एक मेंबर था मोहम्मद यूनुस। और मोहम्मद यूनुस जो है ना बिहार का पहला कार्यकारी सीएम बनाया जाता है। किसके द्वारा? एमजी हैलेट के द्वारा। ठीक है, अब आगे वही राम कहानी है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखो आप। ठीक है, यही बात है यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, तो श्री कृष्ण सिंह से निवेदन करते हैं, तो इन्होंने गवर्नमेंट राजनीतिक सहायता मानी, इनकार कर दिया। तो पश्चात क्या होता है, मार्च 1937 में गवर्नर ने मोहम्मद यूनुस को इंडिपेंडेंट पार्टी का जो मेंबर था मोहम्मद यूनुस, इसको कार्यकारी सीएम बनाता। तो आपसे अगर पूछे कि प्रथम बिहार का प्रथम कार्यकारी सीएम कौन था, तो वह थे मोहम्मद यूनुस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है 20 जुलाई 1937 को गवर्नर और कांग्रेस के बीच सहमति बन जाती है और श्री कृष्ण सिंह सीएम बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब श्री कृष्ण सिंह सीएम बनते हैं तो कार्यकारी सॉरी प्रोटेम स्पीकर के रूप में सचिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया जाता है। देखो, प्रोटेम स्पीकर वो होते हैं जो नए विधानसभा के चुनाव या नई लोकसभा के चुनाव जब होती है ना, तो नए सदस्यों को क्या कहते हैं शपथ दिलवाते हैं, उसके बाद उनका काम समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर के रूप में सदानंद सिन्हा का चयन हुआ। उसके बाद पहले अध्यक्ष बनते हैं पहले विधानसभा चुनाव में। तो देख ही लिए आप क्या सीन हुआ। जो 20 जुलाई 1937 को जब इनकी सरकार बनती है, तो पहले अध्यक्ष अगर पूछे विधानसभा का पहले अध्यक्ष, तो राम दयालु सिंह बनते हैं। पहले अध्यक्ष कौन बने भाई? राम दयालु सिंह। ठीक है, नहीं देखते हो मुजफ्फरपुर एक जगह है, वहां पर राम दयालु नाम का एक जगह है, इन्हीं के नाम पे वो जगह है। ठीक है, और विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन बनता है? अब्दुल बारी। तो अब्दुल बारी कौन है? विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष हैं। और राम दयालु सिंह कौन है? विधानसभा के अध्यक्ष पहले। तो आप इन चीजों को याद रखेंगे। अब आता है 1939 का टाइम।
देखो 1939, आपको ये दिन याद होगा, दुनिया के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन था, क्योंकि इसी वर्ष जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, ये तो गनीमत की बात नहीं है। गनीमत की बात ये हो जाती है इसमें कि भारतीयों की मर्जी के बिना भारतीयों को अंग्रेजों द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर दिया जाता है। इसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी क्या करती है, त्यागपत्र देती है सरकार से, और सरकार गिर जाती है। ठीक, यानी सरकार समाप्त हो जाती है। तो 1939 से लेके 45 तक, यानी 6 साल तक विधानसभा का चुनाव नहीं होता है, और 6 साल तक गवर्नमेंट नहीं बनती है। फिर 1946 में चुनाव होता है, क्यों? उस समय आप देखेंगे केंद्र में भी अंतरिम सरकार का गठन होता है, और बिहार में भी 1946 में चुनाव होता है। देखो ये 1946 में, यानी 1935 के अधिनियम के तहत पुनः चुनाव होता है, और फिर से श्री कृष्ण सिंह सीएम बनते हैं, और इसमें 39 लोग चुने जाते हैं इसमें। ठीक है, अंतरिम सरकार के लिए 39 लोग चुने जाते हैं। 1952 में फिर क्या होता है? देखो, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव है 1952। ठीक है, इसमें विधानसभा में टोटल कितने सीट थे? 331 सीट था, जिसमें से 330 सीट पे ना चुनाव हुआ, और एक सीट जो है ना मनोनयन के लिए रख लिया गया, यानी मनो कहा गया 330 सीट पे तो चुनाव करा लो, एक सीट हम मनोनीत करेंगे। इस समय भी सीएम कौन बनते हैं? श्री कृष्ण सिंह। अगर आपसे पूछता है कार्यकारी सीएम, तो आप मोहम्मद यूनुस का नाम याद रखेंगे, और उसके बाद जितनी बार भी सीएम बोलेंगे ना आजादी के बाद तक, तो वो आप याद रखेंगे श्री कृष्ण सिंह जी थे। ठीक है, अब थोड़ा सा ना हम देख लेते हैं विधानसभा सीट में अभी तक 5 बार चेंज हुआ है भाई। एक पहला तो हुआ था 1937 में, जिस समय आपको पता है कि 152 सीट थे। उसके बाद हुआ था 1952 में, जो आपको पता है 331 सीट था उस टाइम। उसके बाद हुआ 1957 में, जिस समय 318 सीट कर दिया गया। उसके बाद हुआ 1977 में, जिसमें 325 सीट कर दिया गया, और वर्तमान में जो 243 सीट है वह वर्ष 2000 से है। तो आप देख लिए। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे वर्तमान में सीट कितना है? 243 है। वर्तमान में सीएम कौन है? वर्तमान में सीएम नीतीश कुमार जी हैं, और यह 9वीं बार, अब की बार इनका 9वां टर्म है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है, और अब की बार की विधानसभा जो है 18वीं विधानसभा है। वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव जी हैं, और उपाध्यक्ष कौन है? नरेंद्र नारायण यादव जी। तो दोनों यादव जी ही हैं, तो आपको याद करने में आसानी होगी। वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी। तो दो उप मुख्यमंत्री हैं, एक सम्राट चौधरी हैं और एक विजय कुमार सिन्हा जी हैं। अच्छा, थोड़ा सा फैक्ट्स देख लेते हैं। प्रथम हरिजन सीएम कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री थे। प्रथम हरिजन सीएम पूछे तो भोला पासवान शास्त्री। प्रथम निर्दलीय सीएम पूछे तो आप याद रखिएगा महामाया प्रसाद सिन्हा। प्रथम हरिजन सीएम कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। प्रथम निर्दलीय सीएम पूछे तो महामाया प्रसाद सिन्हा जी थे। प्रथम मुस्लिम सीएम अगर पूछता है आपसे, तो आप याद रखिएगा अब्दुल गफूर का नाम। अब्दुल गफूर बिहार के प्रथम मुस्लिम सीएम थे। ठीक है, प्रथम महिला सीएम पूछ दे तो आप याद रखिएगा कौन है भाई? राबड़ी देवी जी। ठीक है, प्रथम उप नेता या उप मुख्यमंत्री पूछे तो ये कौन है? अनुग्रह नारायण सिंह जी हैं। अनुग्रह नारायण सिंह कौन थे? बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे। और प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे भाई 1952 में? ये बसावन सिंह थे। तो बसावन सिंह जी का भी नाम आप याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद देखेंगे विधान परिषद। देखो, विधान परिषद का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 171 में है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। पहली बार विधान परिषद का बैठक जो 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज में हुआ, जो आपने देख लिया है, और शताब्दी वर्ष 2013 में हम मनाते हैं। 22 जुलाई 1936 को पहली बार विधान परिषद का गठन होता है। 22 जुलाई 1936 को पहली बार विधान परिषद का गठन होता है। ठीक है, और विधान परिषद के पहले जो गठन होता है, उसके बाद पहले सभापति राजीव रंजन प्रसाद थे। इसके पहले सभापति राजीव रंजन प्रसाद थे। अगर आपसे ये पूछता है कि बिहार उड़ीसा प्रांत के पहले सभापति कौन थे, तो वाल्टन मोड़े थे। और बिहार उड़ीसा विधानसभा के दूसरे सभापति या पहले भारतीय सभापति सचिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, उसके बाद आपसे अगर ये पूछता है कि बिहार उड़ीसा विधान परिषद के
उपसभापति कौन थे? तो बिहार उड़ीसा विधान परिषद के उपसभापति जो है ना, कौन थे? हसन इमाम थे। और यह और देखेंगे आप, स्वतंत्रता से पहले टोटल 6 उपसभापति नियुक्त हो चुके थे, उसमें से पहले कौन थे? हसन इमाम थे। अगर आपसे ये पूछता है प्रथम यानी बिहार विधान परिषद के उपसभापति, तो ये कौन है? श्यामा प्रसाद सिंह हैं। कब से? 1946 से 48 तक थे। तो श्यामा प्रसाद सिंह प्रथम जो है कौन है? बिहार विधान परिषद के उपसभापति हैं। तो प्रथम बिहार विधान परिषद क्यों बोला मैंने? क्योंकि इस समय 1946 तक उड़ीसा अलग हो चुका था, ठीक है। और वर्तमान में सभापति जी कौन है? अवधेश नारायण सिंह जी हैं, जो 40वें सभापति हैं। और उप सभापति का पोस्ट अभी खाली है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया नहीं। जब भर जाएगा आप लोग करेंट में देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, देखिए विधान परिषद की सीट भी 5 बार चेंज हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। 1913 में सीट कितनी थी? 43। 37 में सीट कितनी थी? 30। देखेंगे 30। 52 में कितनी थी? 72। 58 में कितनी थी? 96। और जो वर्तमान में 75 सीट है, यह वर्ष 2000 से हमें देखने को मिलता है। अब पहली बार ज्वाइंट सीटिंग की बात की जाए, देखो बिहार विधानसभा और विधान परिषद का जो ज्वाइंट सीटिंग था, वो पहली बार कब हुआ भाई? 22 जुलाई 1937 को। तब 1937 का टाइम याद रखेंगे कि जुलाई 1937 में ही दोनों का ज्वाइंट सीटिंग भी हुआ है। अब इसके बाद आते हैं हम न्यायपालिका पे। देखो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है ना 3 फरवरी 1946 को होती है। 3 फरवरी 1946 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है 1915 के अधिनियम के तहत। तो आपसे ये पूछे कि पटना हाई कोर्ट जो है उसका गठन किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो एक्ट ऑफ 1915 के तहत हुआ है। किसका गठन? पटना हाई कोर्ट का। इसके इमारत जो है ना, इसकी इमारत का आधारशिला भी लॉर्ड हार्डिंग ने रखा था, और इसकी ओपनिंग भी लॉर्ड हार्डिंग ने ही किया था। आधारशिला कब रखा गया? 1 दिसंबर 1913 को, और उद्घाटन 3 फरवरी 1916 को। तो ये भी आप याद रखेंगे। फर्स्ट जो है ना चीफ जस्टिस अगर पूछे पटना हाई कोर्ट का, तो ये तो कौन थे? चामियर थे। यानी इनका पूरा नाम है एडवर्ड मेनार्ड डेसचेम्स चामियर। बहुत बड़ा नाम है, इसलिए आप चामियर याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे ये 26 जुलाई 1948 तक, 26 जुलाई 1948 तक क्या होता है? पटना हाई कोर्ट ही बिहार और उड़ीसा दोनों का मामला अपने अंदर से ही देखता है। उसके बाद देखेंगे आप स्वतंत्रता के बाद, आई एम सॉरी, स्वतंत्रता के बाद पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो यह पंडित लक्ष्मीकांत झा थे। पंडित लक्ष्मीकांत कौन थे? आफ्टर फ्रीडम ये बिहार जो पटना है, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, ठीक है। अगर आपसे ये पूछता है पटना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस, तो कौन थे? रेखा दोषी थी। रेखा दोषी ये कौन थी? पहली चीफ जस्टिस वुमेन थी, ठीक है, पटना हाई कोर्ट की। अगर आपसे ये पूछे कि पहली महिला जज कौन है इसमें, तो वो थी इंदु प्रभा सिंह। इंदु प्रभा सिंह, आप देख रहे हैं पहली महिला जज जो है इंदु प्रभा सिंह है, और पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी? रेखा दोषी थी, ठीक है। बिहार से सुप्रीम कोर्ट में, देखो बिहार से सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज कौन बनी? तो यह थी ज्ञान सुधा मिश्रा। ज्ञान सुधा मिश्रा कौन थी? बिहार से एक पहली, बिहार की पहली महिला थी जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी थी। कौन थी? ज्ञान सुधा मिश्रा जी। पटना हाई कोर्ट के दो जज जो जज बने, पटना हाई कोर्ट के दो जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। तो अभी तक पटना हाई कोर्ट के मात्र 2 जज ही क्या बने हैं? चीफ जस्टिस बने। कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। एक इनका नाम क्या है? ललित मोहन शर्मा और भुवनेश्वर प्रसाद मिश्रा। तो ये 2 जज पटना हाई कोर्ट के हैं जो चीफ जस्टिस बन चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या नाम उनका? ललित मोहन शर्मा और भुवनेश्वर प्रसाद मिश्रा। तो इन दोनों का नाम आप याद रखेंगे। वर्तमान में टोटल जज की बात करें तो पटना हाई कोर्ट में टोटल 33 प्लस 1 जज है, यानी 33 जज और एक चीफ जस्टिस। और चीफ जस्टिस का नाम है के विनोद चंद्र। यानी टोटल 34 जज में से एक चीफ जस्टिस जो है उनका नाम है के विनोद चंद्र। तो आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें छूट गया, अब मैं आपको देखता हूँ क्या है इसमें। देखो यहाँ से शुरू होता है हमारा
स्थानीय निकाय। देखो पंचायती राज से संबंधित कानून जो है ना, पंचायती राज से संबंधित कानून बिहार ने 1947 में ही बना लिया था, लेकिन पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला, या नगरीय प्रशासन नगरपालिका को या नगर निगम को संवैधानिक दर्जा कब मिला, 1992 में, इस अधिनियम के तहत। तो देखो पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और नगर निगम को या नगरपालिका को या शहरी निकाय को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो आप यहाँ पे ये चीज देख लेंगे, ठीक है। त्रिस्तरीय व्यवस्था अगर बिहार में कार्यरत है, त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 से बिहार में कार्यरत है। बिहार भारत में भी पंचायती राज का त्रिस्तरीय व्यवस्था ही चलता है और बिहार में 2001 से त्रिस्तरीय व्यवस्था कार्यरत है। तो आप ये भी याद रखिएगा, बिहार में भी स्थानीय निकाय का त्रिस्तरीय व्यवस्था है, 3 स्तर पर व्यवस्था है और ये है 2001 से बिहार में कार्यरत। त्रिस्तरीय मतलब एक ग्राम लेवल पे, फिर प्रखंड लेवल, फिर जिला लेवल, ठीक है। बिहार सरकार क्या करती है, पंचायती राज को और सशक्त बनाने के लिए पंचायती राज अधिनियम 2006 लाती है। तो आप ये भी याद रखेंगे। और इसमें प्रावधान क्या था, इसमें प्रावधान था कि पंचायती राज के 3 स्तर होंगे, वही जिला परिषद जिला लेवल पे, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे और ग्राम पंचायत लेवल पे कौन होंगे, मुखिया होगा, ठीक है। और ब्लॉक लेवल पंचायत समिति का कौन होगा, प्रमुख होगा। और जिला परिषद का जिला लेवल पर अध्यक्ष ही अध्यक्ष होगा। तो जो पंचायती राज अधिनियम 2006 था, इसमें प्रावधान क्या था, एक तो ये था कि पंचायती राज के 3 स्तर होंगे। दूसरा था कि महिलाओं हेतु जो है ना 50% का आरक्षण कर दिया गया। उसके बाद क्या किया गया कि ओबीसी को अधिकतम 20% का ही आरक्षण दिया जाएगा, अधिकतम 20%, जो उनकी बुद्धि उस समय जगह पे थी। वर्तमान में इन्होंने ऐसे जातीय जनगणना करने के बाद बहुत ज्यादा इन्होंने आरक्षण बढ़ा दिया, जिसको फिलहाल हाई कोर्ट ने नॉन वैलिड करार दिया है। तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, शायद ये लोग इंदिरा साहनीवाद को भूल चुके हैं, ठीक है। एससी एसटी के, अब इसमें इसमें भी कहा गया कि एससी एसटी जो है ना, उनके सभी पदों पे उनकी जनसंख्या के अनुपात में जो आरक्षण दी जाएगी, ठीक है। लेकिन उनके जनसंख्या के अनुपात में ही आरक्षण उनको दी जाएगी, लेकिन यह आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। उसके बाद था पंचायती चुनाव। जो देखो, जो पंचायत चुनाव जीतेंगे ना जो उम्मीदवार, उनको लोक सेवक का दर्जा दिया जाएगा। यह पंचायती राज अधिनियम 2006 ही कहता है। तो बिहार में पंचायत चुनाव जीतने वाले लोगों को लोक सेवक का दर्जा दिया जाएगा। वह अब की बार भी आप करंट में देखेंगे कि बिहार सरकार ने पंचायती चुनाव जीते हुए लोगों को लोक सेवक का दर्जा दिया भी है, ठीक है। और राज्य का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा। ये भी बात पंचायती राज अधिनियम 2006 में ही कहा गया। अब बात करते हैं स्थानीय शासन में पंचायती राज में। पहले है ग्राम सभा। देखो ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, तो पूछता है। तो ग्राम सभा के सदस्य वहां के सभी मतदाता होते हैं, ठीक है। कोड़म कितने लोगों को पूरा होता है, तो कोड़म पूरा होता है 1/20 लोगों को। कोड़म इन द सेंस ये है कि अगर बैठक करने के लिए, यानी बैठक करने के लिए कितने मेंबर की जरूरत है, या कोई भी सहमति लेने के लिए कितने मेंबर की जरूरत है, तो यह है कोड़म। तो कोड़म 1/20 सदस्य जब तक नहीं होंगे तब तक कोड़म पूरा नहीं होता है, यानी 100 में से 5 लोग तो होने ही चाहिए। बैठक कितने दिनों को होता है ग्राम सभा का, तो देखो प्रत्येक 3 माह में कराना अनिवार्य है, यानी साल में 4 बार ग्राम सभा का बैठक होता है, यानी होना ही चाहिए, ठीक है। अध्यक्ष कौन होते हैं ग्राम सभा के, या मुखिया होते हैं, और मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया होते हैं। अब बात आता है ग्राम पंचायत। देखो ग्राम पंचायत के गठन में बिहार में 7,000 की जनसंख्या पे करने का प्रावधान है। इनका टर्म कितने दिन का होता है, इनका टर्म होता है 5 साल का। कोड़म इनका कितने में पूरा होता है, तो इनका कोड़म आधी पब्लिक या 1/2 जनसंख्या पे पूरा होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसके बारे में। देखो ग्राम पंचायत का जो हेड होता है ना भाई, ये होता है मुखिया। ग्राम पंचायत का हेड मुखिया होता है। और ग्राम पंचायत में
तीन लोग प्रमुख होते हैं। एक होता है मुखिया, जिसका चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से लोगों द्वारा किया जाता है, प्रत्यक्ष तरीके से लोगों द्वारा किया जाता है। एक होता है उप मुखिया, जो अप्रत्यक्ष रूप से वार्ड मेंबर द्वारा चुना जाता है। एक होता है वार्ड सदस्य, जो प्रत्येक 500 की जनसंख्या पे एक वार्ड सदस्य प्रत्येक पंचायत में होगा। वार्ड सदस्य जो है ना, अपना त्याग पत्र देता है मुखिया को। तो आप ये बात याद रखेंगे, ठीक है। अब वार्ड सदस्य उप मुखिया को चुनता है, और उप मुखिया और मुखिया दोनों अपना त्याग पत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो मुखिया किसको त्याग पत्र देगा? जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। और उप मुखिया भी किसको देगा? जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। तो अब यही याद रखेंगे। उसके बाद है ग्राम कचहरी। देखो भाई, प्रत्येक गांव में या प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में न्यायिक कृत्यों के निर्वहन हेतु एक ग्राम कचहरी के गठन का प्रावधान है, जिसका हेड कौन होता है? सरपंच होता है, ठीक है, जो प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा? लोगों द्वारा चुना जाता है। मेंबर कहें तो देखो, सभी वार्ड से एक पंच होता है। जो आपने देखा कि वार्ड सदस्य जो बनते हैं, 500 लोगों पे एक वार्ड सदस्य बनते हैं, और सभी वार्ड से एक पंच होंगे जो इसके सदस्य होंगे ग्राम कचहरी के। और ग्राम कचहरी का हेड कौन होता है? सरपंच होता है, ठीक है। ये जो पंच लोग हैं, ये अपने में से ही एक को अप्रत्यक्ष तरीके से उप सरपंच चुनते हैं। अपने में से क्या करेंगे? एक उप सरपंच चुनेंगे, ठीक है। सरपंच एवं अच्छा, इनकी सहायता ग्राम कचहरी में, इनकी सहायता के लिए एक सचिव और न्याय जो मित्र हैं, उनकी भी नियुक्ति का प्रावधान इसमें है। उसके बाद देखेंगे सरपंच एवं उप सरपंच, ये दोनों जो है ना भाई, ये अपना त्याग पत्र किसको देंगे? जिला पंचायती राज पदाधिकारी को ही ये दोनों भी अपना त्याग पत्र देंगे। तो आप ये बात याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है पंचायत समिति। देखो, पंचायत समिति यानी प्रखंड स्तर पर जो है ना, प्रत्येक 5,000 की जनसंख्या पे एक समिति का गठन किया जाएगा, ठीक है। समिति अपने में से ही एक प्रमुख और एक उप प्रमुख को चुनते हैं। तो प्रमुख और उप प्रमुख का चयन किस तरीके से होता है? अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। और इनको चुनता कौन है? कौन? पंचायत समिति, ठीक है। समिति सदस्य और उप प्रमुख, यानी उप प्रमुख है और जो समिति है, ये दोनों त्याग पत्र किसको देंगे भाई? ये दोनों त्याग पत्र जो है ना भाई, अपना प्रमुख को देते हैं। और प्रमुख किसको देता है? अनुमंडल पदाधिकारी को अपना त्याग पत्र देता है। किसको देता है? अनुमंडल पदाधिकारी को, ठीक है। उसके बाद है जिला परिषद। देखो, जिला परिषद का चुनाव जो है ना, जैसे इस पंचायत समिति का चुनाव जैसे प्रत्यक्ष रूप से होता है, वैसे जिला परिषद का भी चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ही होता है। यानी जिला स्तर पर प्रत्येक 50,000 की जनसंख्या पर एक जिला परिषद का चयन होता है। यानी सॉरी, 50,000 की जनसंख्या पे एक जिला परिषद का चयन होता है। और ये सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष की को नियुक्त करते हैं। इसके सदस्य और उपाध्यक्ष, यानी जिला परिषद जो सदस्य हैं और उपाध्यक्ष हैं, ये दोनों अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को सौंपते हैं। और अध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो है ना, जिला दंडाधिकारी को सौंपता है। यानी अध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो है जिला दंडाधिकारी को सौंपता है, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सौंपता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और पंचायत समिति के जो प्रमुख किसको? एसडीएम को, ठीक है। अब आता है नगरीय प्रशासन। देखो, नगरीय प्रशासन में आपने देखा था कि 74th अमेंडमेंट 1992 लाया गया था, जिसमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के गठन की बात है। अब इसको इसको और सशक्त बनाने के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 लाया गया है। तो 2006 में पंचायती राज अधिनियम लाया गया पंचायत को सशक्त बनाने के लिए। नगर पालिका अधिनियम 2007 में लाया गया नगर पालिका को सशक्त बनाने के लिए। तो आप इन चीजों को याद रखेंगे, ठीक है। इसमें यही कहता है कि जो बिहार में नगर जो ये है शहरी स्थानीय क्षेत्र मध्य प्रशासन है, इसकी भी 3 स्तरीय संगठन या त्रिस्तरीय संरचना है। इसका चुनाव भी 5 साल में होता है। इसके भी त्रिस्तरीय संरचना मतलब नगर निगम, 19 नगर निगम वर्तमान में है, जो 2007 में 12 हुआ करता था। नगर परिषद में 88 हैं, जो 2007 में 49 हुआ करता था, ठीक है। और नगर पंचायत 154 है, जो 2007 में 81 हुआ करता था, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ना, हमने अपने पॉलिटी को बड़े विस्तृत तरीके से और बड़े ठीक ठाक तरीके से समाप्त कर दिया है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा
और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। अगर लेक्चर एक बार में समझ ना आए तो दोबारा देख लीजिएगा। और शॉर्ट नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, पीडीएफ मैं सही समय पे आपको दे ही दूंगा। अभी अगर मैं पीडीएफ दे दूंगा तो आप लोग बहुत चालू हो, फिर क्या करोगे, लेक्चर नहीं देखोगे, सोचोगे पीडीएफ ही पढ़ लो। लेकिन पीडीएफ में आपने देखा कि बहुत सारी टर्म ऐसी हैं जो बड़े शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो अगर मैं एक्सप्लेन ना करूँ तो शायद आपके समझ में नहीं आएगी। तो इस वजह से मैं इसको एक्सप्लेन करना सही समझता हूँ। और 1 घंटा समय आपका मैंने लिया, यानी 50-52 मिनट लिया, और उसमें आपका एक सब्जेक्ट खत्म कर दिया। ठीक है, तो आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर बिहार की पॉलिटी में अगर आपको लगता है कि अपने चैनल से ज़्यादा किसी ने भी, चाहे वो 2 घंटा में पढ़ाया हो, 3 घंटा में पढ़ाया हो, अगर अपने चैनल से ज़्यादा कंटेंट किसी ने अपने वीडियो में समाहित किया है, तो आप एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मैं भी एक बार देखना चाहूँगा। ठीक है, और आपको अगर लेक्चर पसंद आता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप शेयर ज़रूर करें। क्यों शेयर करना है, क्योंकि आपका भाई चाहता है कि अपने चैनल से ज़्यादा लोग जुड़े, और बीपीएससी में अपन चाहते हैं कि अपने चैनल से अधिकतम रिजल्ट हो। क्यों? क्योंकि जो प्रीलिम्स फेल का जो एक क्राइसिस चल रहा है ना, इस क्राइसिस को मैं ब्रेक करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। 4-5 सेकंड लगने हैं यार, कर तो दो, क्या प्रॉब्लम है। समझ में नहीं आता आप लोगों को, वो डांट दूंगा तो समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो खैर कोई नहीं भाई लोग, ये सब मजाक है। और ख्याल रखिएगा आप लोग। जय हिंद, जय भारत।